हेलो बच्चों, आज के जो पीरियड में हमारा जैसे आप देख रहे हैं कि सीडीपी चल रही है हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो काफ़ी हमने इम्पोर्टेंट मैटर पढ़ लिया है अभी तक, बाकी अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है विशिष्ट बालक। तो सबसे पहले मैं हैंड डाल लेता हूँ कि जो विशिष्ट बालक है वो क्या है। यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा है। विशिष्ट बालक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो आज की क्लास का जो ये मेन हेडिंग है बच्चों, विशिष्ट बालक। तो सबसे पहले तो हमें इस शब्द को समझना होगा कि जो विशिष्ट बालक होता है क्या होता है। जब हम इस शब्द को सुनते हैं और समझते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी याद आती है कि विशिष्ट बालक का मतलब ये हो गया कि जो कुछ स्पेशल हो, गॉड गिफ्टेड हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो सामान्य से बहुत अच्छा हो, क्लास में बहुत अच्छा करता हो। तो कुछ ऐसा हमें आभास होता है इस शब्द को सुनकर। लेकिन होता क्या है कि जब हम सीडीपी में इस शब्द को पढ़ते हैं तो हमें दोनों ही एस्पेक्ट देखने होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव इन द सेंस कि वो बालक जो क्लास के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे शारीरिक दोष हो सकते हैं, उसमें भाषा दोष हो सकता है, वो भाषा को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, कुछ उन्हें फिजिकल डिफेक्ट होते हैं, कुछ मानसिक मंदता हो सकती है जिसे मेंटल रिटार्डनेस कह सकते हैं, कुछ शैक्षिक मंदता हो सकती है जिसे एजुकेशनल रिटार्डनेस कह सकते हैं। तो ये तो हो गई नेगेटिव साइड। जब मैं पॉजिटिव साइड की बात करूंगा तो हो जाते हैं जैसे जीनियस है, प्रतिभाशाली, सुपीरियर है, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ है, जो वेरी सुपीरियर होता है। जो हमने शायद एक दो क्लास में पहले जब हमने बुद्धि लब्धि का टेबल बनाया था, आईक्यू का टेबल बनाया था, तो उसमें हमने देखा था कि 20 से लेके 140 तक एक टेबल बना था। आईक्यू किस बच्चे की इतनी है तो उसे ये दिया जाएगा टैग, अगर ये है तो ये दिया जाएगा टैग। जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी की बुद्धि लब्धि 20 या 20 से कम है अगर, तो उसे क्या कहते हैं, इडियट कह देते हैं। और अगर किसी की बुद्धि लब्धि 140 या 140 से अधिक है तो उसे क्या कह देते हैं, प्रतिभाशाली कह देते हैं, जीनियस कह देते हैं। तो वहां भी एक ब्रिज पॉइंट आया था क्योंकि वे नो एंट्री थी, आपको याद होगा। तो मैंने कहा था कि जो पांचवी एंट्री है उसे मैं ब्रिज पॉइंट कहूंगा, क्योंकि उससे ऊपर और उससे नीचे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक साइड नेगेटिव मिलेगी और एक साइड पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, तो उसी नेगेटिव पॉजिटिव की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि इस शब्द का मायने जो है सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी भी है। वे छात्र और छात्राएं जो किसी वजह से, शारीरिक दोष की वजह से या मानसिक मंदता की वजह से कहीं ना कहीं कक्षा के लिए समस्या है, और वे बालक भी जो पॉजिटिविटी दिखाते हैं, जो काफी अच्छे हैं, लेकिन समस्यात्मक बालक दोनों ही श्रेणी में आ सकते हैं, तो इन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। तो मैंने पहले तो आपको ये समझाया कि विशिष्ट बालक होता क्या है। अब इसका जो हेडिंग है नेक्स्ट, वो है विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो अभी मैंने आपको समझाया बच्चों की विशिष्ट बालक क्या होते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि उनका टाइप क्या है, वो कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है शारीरिक अक्षमता वाले बालक। यहां लिख देते हैं नंबर 1, शारीरिक अक्षमता वाले बालक। तो मैं भी बता ही रहा था, जो शारीरिक अक्षमता का मतलब क्या है कि उनमें कहीं ना कहीं जो है फिजिकल डिफेक्ट है, नॉर्मल बच्चों की तरह वो कोई भी काम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो वो क्या है, शारीरिक अक्षमता वाले बालक हैं। इन्हें इंग्लिश में बोलना चाहिए फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। फिजिकली
हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो सबसे जो पहला पॉइंट है बच्चों विशिष्ट बालकों में, वो मैंने रखा है शारीरिक अक्षमता वाले बालक, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। अब इन्हें समझेंगे हम कि ये कौन से बालक हैं और ये किस तरह से फिर शिक्षा में रुकावटें इनके लिए आती हैं, किस तरह से सामान्य बालकों की तुलना में अपने काम में पिछड़ जाते हैं। तो इन्हें कहने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ डेफिनेशन दी है। एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, एक साइकोलॉजिस्ट है क्रो एंड क्रो। तो जब इन्होंने इसकी परिभाषा दी है, इन्हें डिफाइन किया है, डेफिनेशन दी है, तो इनका नाम है क्रो एंड क्रो। इनके अनुसार ये कहा गया है कि जो शारीरिक अक्षमता वाले बालक हैं, ये वे बालक हैं, ये वे बालक हैं जो साधारण क्रियाओं में भाग नहीं ले सकते या आंशिक रूप से भाग लेते हैं, या आंशिक रूप से भाग लेते हैं। तो इस तरह से इस डेफिनेशन के द्वारा क्रो एंड क्रो ने इन शारीरिक अक्षमता वाले बालक को क्या किया है, डिफाइन किया है। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं these are those children who cannot take part in normal daily actions बस इतना लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। These are those children who cannot take part in normal daily actions। जो डेली रूटीन के काम होते हैं उनमें शारीरिक अक्षमता की वजह से, फिजिकली हैंडीकैपनेस की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें उन नॉर्मल क्रियाओं को करने में जो साधारण बालक कर लेते हैं उनमें कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से डिफाइन किया है क्रो एंड क्रो ने इन बच्चों को, जो एक तरह के एक प्रकार के जो है विशिष्ट बालक हैं। अब इनके जो है इसके भी कुछ प्रकार हो सकते हैं। वो प्रकार कैसे हो सकते हैं उसे देखेंगे कि जो शारीरिक अक्षमता वाले बालक हैं इनके क्या प्रकार हो सकते हैं। तो इनके भी अब प्रकार देखेंगे। तो मैंने हेड डाल दिया प्रकार, इसे बोल सकते हैं काइंड्स। तो इसमें जो पहला प्रकार हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है जिनकी नजर ज्यादा अच्छी ना हो, या तो पूर्ण तरह से बिल्कुल अंधे ही हो, या उन्हें दिखने में कुछ कम नजर आता हो। तो ये भी क्या है, शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हैं। तो हेडिंग लिखना चाहिए कमजोर नजर वाले या अंधे बालक, कमजोर नजर वाले या अंधे बालक। इन्हें से बोल सकते हैं पार्शियली सीइंग और ब्लाइंड चिल्ड्रन। तो पूरी तरह से अंधा हो जाना या कम दिखाई देना, तो ये भी एक प्रकार हो सकता है शारीरिक अक्षमता का, फिजिकल हैंडीकैपनेस का। तो इसमें ये पहला प्रकार है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा कमजोर नजर वाला होगा तो उसे शैक्षिक उपलब्धि हासिल करने में कहीं ना कहीं समस्याएं आने ही वाली हैं। तो जो एक कुशल अध्यापक होता है उसे पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हारी कक्षा में जो बच्चे ये हैं इनकी कहीं ना कहीं जो है जो नज़र है उनमें कहीं ना कहीं समस्या है, वे कमजोर नज़र वाले हैं
या पूर्णतः ही अंधे हैं। और आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, जो अंधे बालक होते हैं उन्हें ब्रेल पद्धति के द्वारा पढ़ाया जाता है। BRAILLE, ब्रेल पद्धति आपने देखी होगी कि जो अंधे बालक हैं वो अक्षरों को महसूस करते हैं छूकर, देखा होगा आपने। तो उस पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रेल पद्धति कहते हैं। तो जो अंधे बालक हैं उन्हें जो पढ़ाया जाता है, उन्हें जो सिखाया जाता है, क्योंकि इन लोगों को पढ़ाना सिखाना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि सामान्य बालक की श्रेणी में नहीं आते। तो ये अंधे बालक हैं ब्रेल पद्धति के द्वारा पढ़ाया जाता है। जबकि जो कमजोर नजर वाले हैं उन्हें कक्षा में जो है आगे बैठाया जाना चाहिए, ताकि वो उचित रूप से सुन सके चीज़ों को और अपनी तरफ पढ़ाई का जो है ध्यान आकर्षित कर सके। उन्हें कभी भी ऐसा एहसास ना हो कि हम फिजिकल हैंडीकैप की श्रेणी में आते हैं या हम दूसरे जो अन्य सामान्य बालक हैं उनसे थोड़ा सा अलग हैं। क्योंकि अगर ऐसी भावना उनके मन में आती है तो कहीं ना कहीं वो कुविकसित हो जाएंगे, उनका जो माइंड है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाने का, और धीरे धीरे वो गलत चीज़ों की तरफ चले जाएंगे। आई मीन टू से कि मतलब वो पढ़ाई से दूर हटते चले जाएंगे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे दूसरे बच्चों के साथ, और बालक जो है कक्षा में पिछड़ते चले जाएंगे, जिन्हें हम पिछड़े बालक भी कह सकते हैं, जो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये पहला प्रकार हो सकता है कमजोर नजर वाले या अंधे बालक। उसके बाद होता है जो कम सुनने वाले बालक होते हैं, ये दूसरा प्रकार हो सकता है। यहाँ लिख लेते हैं, कम सुनने वाले बालक। इसे कैसे बोल सकते हैं? हार्ड हियरिंग। हार्ड हियरिंग चिल्ड्रन, जिन्हें सुनने में काफी समस्या आती है, जिन्हें कम सुनाई देता है या पूरी तरह से वो सुन नहीं सकते, तो ये भी एक तरह से शारीरिक अक्षमता का प्रकार है। तो जो कम सुनने वाले बालक होते हैं इन्हें भी एक कुशल अध्यापक को आगे ही बढ़ाना चाहिए, और इन्हें भी कई विधियों से पढ़ाया जा सकता है। मुख्य रूप से इन्हें पढ़ाने के लिए 3 विधियां होती हैं, जिनमें से एक होती है भाषा चिन्ह विधि, जिसे सुनने में दिक्कत आती है उनके लिए है। ये 3 विधियां हैं, 3 मेथड हैं। एक तो है भाषा चिन्ह विधि, साइन लैंग्वेज मेथड कह सकते हैं। नंबर 2 दृश्य विधि, जिसे विजुअल मेथड कह देते हैं। ये 2 विधि हैं जो काफी प्रचलित होती हैं इन बालकों के लिए जो कम सुनने वाले बालक होते हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं तो इसके बारे में मुझे वही बोलना पड़ेगा कि जो कुशल अध्यापक होता है उसे ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं तुम्हारी कक्षा में वो कौन से शारीरिक रूप से असक्षम है, और उनमें फिर एक प्रकार किसका आ जाएगा? कम सुनने वाले बालकों का आ जाएगा। तो इन्हें भी कक्षा में आगे बैठाना चाहिए, आगे बैठने का इन्हें मौका देना चाहिए, ताकि इन्हें कभी भी दूसरे बालकों की तुलना में अपने में कमी महसूस ना हो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। और इन्हें सिखाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो इन्हें सिखाने के लिए भी 2 मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो भाषा चिन्ह विधि है, तो भाषा चिन्ह विधि से आप देख रहे हैं सिंबल दिए जाएंगे, साइन दिए जाएंगे, उनके द्वारा इन्हें समझाने या सिखाने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरा होता है दृश्य विधि, विजुअल मेथड। आपने सुना होगा एक ऑडियो विजुअल मेथड सुना होगा, उसी में से मैंने विजुअल मेथड लिया है, क्योंकि ऑडियो का मतलब सुनने में पहले से कमी है, तो वो नहीं लिखना है आपको, क्योंकि वो ज़्यादा दिक्कत करेगा। केवल विजुअल मेथड से ज़्यादा की समझ में आएगा, क्योंकि जो डिफेक्ट है सुनने में है, देखने में डिफेक्ट नहीं है। तो दूसरा प्रकार हो सकता है। उसके बाद बच्चों तीसरा है अपंग बालक। नंबर 3 है अपंग बालक, हैंडीकैप चिल्ड्रन। अपंग बालक आप समझते हैं किसी भी वजह से, दुर्घटना की वजह से, जन्मजात, वंशानुगत किसी बीमारी की वजह से, जैसे पोलियो वगैरह होती है,
तो वहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है, अपंग हो जाता है। अपंग से मतलब जो है उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो सामान्य रूप से विकसित नहीं होती, वो किसी न किसी प्रकार से टेढ़ी विकसित होती हैं या कम विकसित होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है दुर्बल हो जाता है या अपंग हो जाता है। इन्हें भी सिखाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है टीचर के लिए, तो इनका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कोई अपंग बालक आपकी कक्षा में आए तो उसे भी कभी ऐसा महसूस ना हो कि उसे हीन भावना का महसूस हो रहा है, तो उसका जो है समर्थन करना चाहिए, उसे मोटिवेट करते रहना चाहिए, समय समय पर उसकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि उसे भी ऐसा लगे कि वो इस क्लास में अकेला नहीं है। तो इन बच्चों को हम क्या कहते हैं, अपंग बालक कहते हैं या हैंडीकैप्ड कह देते हैं। हैंडीकैप लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर हैंडीकैप नहीं लिखा आता तो एक शब्द और होता है इसके लिए, क्रिपल्ड, CRIPPLED, क्रिपल्ड चिल्ड्रन भी नहीं कहते हैं। कोई भी एक शब्द आ सकता है, मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, तो जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वो ध्यान रखें। तो 3 तरह के बालक हो गए, जो शारीरिक रूप से जो है असक्षम है। उसके बाद जो है नंबर 4 होता है नाजुक बालक, नंबर 4 है नाजुक बालक। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डेलिकेट, DELICAT, डेलिकेट चिल्ड्रन। ये जो नाजुक बालक होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, काफी कमजोर होते हैं, स्वास्थ्य के रूप से काफी पतले, काफी कमजोर होते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये जो कमजोरी है तो कई तरह से हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है, इनहेरिटेड, जिसे वंशानुगत भी कह देते हैं, या अच्छी तरह से पोषण ना मिल पा रहा हो, कुछ गरीब परिवारों के बच्चे हों जिनमें पोषक तत्व उनके खाने में नहीं मिल पा रहे हो, या बहुत सारी बीमारी हो जाती है बचपन अवस्था में, उसकी वजह से भी कभी कभी कोई बच्चा जो है काफ़ी नाजुक हो जाता है। इन बच्चों का ये है कि अगर थोड़ा सा भी कठिन परिश्रम कर लेते हैं, थोड़ा सा भी खेल कूद कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों की तुलना में ये उनका साथ नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं उनसे कमी कार्य होते हैं। तो एक कुशल अध्यापक को चाहिए कि ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी पहचानना है। और इन बच्चों को पहचानने में समस्या ये भी है कि जो अपंग बालक हैं वो फिजिकली दिखाई दे सकते हैं, या जो अंधे बालक हैं वो भी फिजिकली दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जो कम सुनने वाले बालक हैं इन्हें पहचानने में दिक्कत आती है, और जो नाजुक बालक हैं इन्हें भी पहचानने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि नाजुक ये फिजिकली तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हर कोई फिजिकली कमजोर बालक नाजुक नहीं होता। तो नाजुक बालक का ध्यान रखा जाए, और एक कुशल अध्यापक की जिम्मेदारी है कि इन्हीं के हिसाब से एक्टिविटी दी जाए, अन्य बालकों की तुलना में इन्हें अलग से कार्य दिया जाए, इनके लेवल का कार्य दिया जाए, ताकि जितना इनका परिश्रम करें उसके लिए अपनी उपलब्धि हासिल कर सकें और इन्हें भी हीनता का एहसास ना हो। इसके बाद कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, 4 प्रकार ये मेन आ गए हैं, उसके बाद अन्य प्रकार में डाल देते हैं। नंबर 5 अन्य प्रकार को बोल सकते हैं अदर टाइप्स। अभी जो अन्य प्रकार है इसमें क्या क्या आएगा, मान लिया किसी बच्चों के जो है दांत तिरछे हो, हालांकि दांत भी हड्डियां ही होती हैं, वो तिरछे हों किसी दोष की वजह से, या जो उंगली वगैरह होती हैं वो आड़ी टेढ़ी हो, उन्हें लिखने में हेल्प करनी पड़ेगी, वो लिख नहीं पा रहे हैं, तो मतलब तो अपंग बालकों से ही है, लेकिन ये पूरी तरह से अपंग नहीं होते। अपंग का मतलब तो ये होता है कि वे कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से सामान्य क्रियाएं नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि दांत तिरछे हों या उंगलियां तिरछी हों, तो हो सकता है वो काम तो कर पा रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे लिखना, वहाँ उन जाए समस्या आ रही हो, तो ये सभी बालक जो है इस श्रेणी में आ जाएंगे अन्य प्रकार में, अदर टाइप्स में। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, विशिष्ट बालक चल रहा है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, और उसमें हमने अभी नंबर 1 पढ़ा है क्या, शारीरिक अक्षमता वाले बालक, फिजिकली हैंडीकैप्ड बालक। उसके बाद हम नंबर 2 पढ़ेंगे पिछड़े बालक। तो यहां लिख लेते हैं, ये मेन हेडिंग है नंबर 2, पिछड़े बालक। साथ साथ आप समझते रहे करो
साथ साथ नोट्स बनाते रहो। चीज़ों को जितना आप लिख लिख के करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। सुनना तो ठीक है, लेकिन सुनने के साथ साथ अगर लिखना भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। पिछले वाला को इंग्लिश में कहते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन। अब पिछड़े बालक का मतलब यहाँ पे क्या है साइकोलॉजी में, यहाँ कोई जाति सूचक शब्द नहीं है ये कि जिसे पिछड़े बालक तो ओबीसी को भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ जाति सूचक शब्द नहीं है कोई ये कि किसी को आरक्षण लेना है नहीं लेना है। ये पढ़ रहे हैं सीडीपी। और पिछड़े बालक से मतलब यहाँ ये है कि जो बच्चा सामान्य बालकों की तुलना में पिछड़ जाए। अब पिछड़ना जो है दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो बच्चे शैक्षिक आधार पर पिछड़ रहे हो या वो बुद्धि के आधार पर पिछड़ रहे हैं, तब हम उसे कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये पिछड़ा हुआ बालक है। तो एक साइकोलॉजिस्ट है बर्ड, एक साइकोलॉजिस्ट है बर्ड, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है उसकी बात कर लेते हैं। पहले क्या परिभाषा दी है। डेफिनेशन क्या दी है, तो जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक का नाम है बर्ट, BURT, बर्ट। तो इन्होंने ये बताया है कि जो पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़ा बालक वह है जो या तो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ हो या बुद्धि के रूप में पिछड़ा हुआ हो। तो दो प्रकार बताए हैं इन्होंने। एक तो बुद्धि के रूप में, एज इंटेलिजेंस, और दूसरा शैक्षिक उपलब्धि के रूप में। एज एजुकेशनल अचीवमेंट। तो श्रीमान भट्ट ने कहा है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से जो पिछड़े बालक होते हैं, जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, वो दो श्रेणियों में आते हैं। या तो वो बुद्धि के रूप में पिछड़े हुए हों या वो शैक्षिक उपलब्धि के रूप में पिछड़े हुए हों। ये मैं थोड़ा सा पार्ट रख कर देता हूं। जी, तो भट्ट महोदय ने कहा है कि जो पिछड़े बालक होते हैं, जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, वो दो प्रकार से हो सकते हैं, तो बुद्धि के रूप में या शैक्षिक उपलब्धि के रूप में। अब इससे आगे अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो क्या हो सकती है उसे देखते हैं। जब बुद्धि के रूप में हमें कोई पता करना हो कि पिछड़ा बालक है या नहीं है, तो पीछे पड़ के आ चुके हैं कि हम क्या निकालते हैं, बुद्धि लब्धि निकालते हैं, है ना। तो बुद्धि के रूप में अगर हमें पता करना हो तो बुद्धि लब्धि निकालेंगे। तो बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं, IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं इंटेलिजेंट क्वोशेंट कैसे निकालते हैं। तो वहां लिखा गया था MA/CA × 100, ये फॉर्मूला था। MA क्या होता है, मेंटल एज होता है, और CA क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एज होता है। इसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, शारीरिक आयु, तैथिक आयु, और ये क्या है, मानसिक आयु। इस प्रकार से हम बुद्धि लब्धि निकाल लेते हैं और बच्चों की जो है बुद्धि का मापन कर लेते हैं और उसे टेबल के हिसाब से बता देते हैं कि ये पिछड़ा बालक है, मन बुद्धि बालक है, मूड है या प्रतिभाशाली है। इस तरह से उसकी श्रेणी दे दी जाती है। लेकिन अगर हमें शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करनी हो, अगर हमें जैसे बुद्धि लब्धि था, ऐसे क्या है, शैक्षिक लब्धि शब्द आया है। अब ये तो पहले आ चुका है, ये अब पहली बार आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। शैक्षिक लब्धि, जैसे बुद्धि लब्धि था
ऐसी ये क्या है, शैक्षिक उपलब्धि। तो इंग्लिश में बोलेंगे क्या, एजुकेशनल कोशेंट, एजुकेशनल कोशेंट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों, आई क्यू की जगह क्या आ जाएगा, ई क्यू आ जाएगा, एजुकेशन कोशेंट। और जो एम ए है और ये क्या है, सी ए, सी ए तो नीचे ऐसे ही रहता है, क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, और यहाँ पे आ जाएगा ई ए, एम ए की जगह क्या आ जाएगा, ई ए। अभी जो ई ए है ये क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से। तो ये जो शब्द आया है बच्चों ई ए, इसे बोलते हैं एजुकेशनल एज, एजुकेशनल एज, शैक्षिक आयु। और जो सी ए है ये तो आप जानते ही हैं, क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे शारीरिक आयु या तैथिक आयु कह देते हैं, ठीक। और ये जो EQ है मैंने लिख दिया है एजुकेशनल कोशेंट। तो एक तरह से अगर शैक्षिक उपलब्धि निकालनी हो, हमें पता करना है कि जो बच्चा है वो शैक्षिक उपलब्धि के रूप में पिछड़ा हुआ है या नहीं है, तो हम उसे क्या निकालेंगे, EQ निकालेंगे। और EQ निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और ये दो टर्म है जो मैंने लिख दी है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इस फॉर्मूले को समझने के लिए। मान लिया किसी बच्चे की जो CA है, जो क्रोनोलॉजिकल एज है, वो तो है 12 वर्ष, और जो उसकी एजुकेशनल एज है वह है उसकी 8 साल। ये बात तो आप मान के चलेंगे कि जो एजुकेशन एज होती है वो शारीरिक आयु से कम ही होगी, क्योंकि जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो 3, 4, 5 साल के बाद ही वो पढ़ना शुरू करता है। अब अगर ये टर्म मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूं और क्या निकालना चाहूं, EQ निकालना चाहूं, एजुकेशन कोशेंट, शैक्षिक उपलब्धि निकालना चाहूं, तो फॉर्मूला है EA अपॉन CA इंटू 100। तो EA कितना है 8, CA कितना है 12, और इंटू में 100। इसे सोल्व कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 से कटा नहीं, 100 दूनी 200/3 आ गया। इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 छंग 18, और 3 छंग 18, ये आएगा 66.6, जिसे मैंने लगभग क्या मान लिया, 67 मान लिया, ठीक। तो जो शैक्षिक उपलब्धि है बच्चों, जो मैंने अपने पास से एग्जांपल लिया है, इस बच्चे की जो शैक्षिक उपलब्धि है, जो एजुकेशनल कोशेंट है, वो कितना आ गया है, 67 आ गया है। तो बर्ड ने ये कहा है कि अगर शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है तब उस बच्चे को पिछड़ा बालक माना जाता है। तो यहां लिख लेते हैं, बर्ड के अनुसार, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे, यदि किसी बच्चे के लिए, यदि किसी बच्चे के लिए शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम हो, तब वह बच्चा पिछड़ा बालक कहलाएगा। तब वह बच्चा पिछड़ा बालक कहलाएगा। अब इसे थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं तो अकॉर्डिंग टू बर्ड, हालांकि एक ही बात को 2 बार लिखना आपका भी समय वेस्ट ही है, पर क्या करें, हिंदुस्तान में 2 भाषाएं हैं, तो हर बार जो प्रयास है 2 बार ही करना पड़ेगा। तो आप भी धैर्य बना के रखें। अकॉर्डिंग टू बर्ड, इफ EQ is less than 85 for any child
then he or she is said to be backward children। तो ये बर्ड के अनुसार है बच्चों, बर्ड का नाम ना भूलें, मैंने कह रखा कि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है अपने हिसाब से चीजों को डिफाइन करता है, और एक ही चीज को कई बार डिफाइन कर रखा है, अलग तरह से कर रखा है, तो उसका ध्यान रखें। तो जब कभी ये नंबर आपको याद आए 85, तो आपको ये भी नाम याद आना चाहिए, क्या, बर्ड। तो अभी बच्चों हमने क्या सीखा है, अभी हमने सीखा है कि हम आई क्यू निकालना तो जानते ही जानते थे, अब हमने देख लिया कि ई क्यू क्या होता है और ई क्यू कैसे निकलता है, और ई क्यू के आधार पर कोई बच्चा पिछड़ा बालक यानी कि बैकवर्ड चिल्ड्रन कैसे हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमारा जो दूसरा प्रकार का बालक चल रहा था पिछड़ा बालक, फिर पिछड़ा बालक मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, तो बुद्धि के रूप में और एक शैक्षिक उपलब्धि के रूप में, और ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। मेन हेडिंग हमारा ये चल रहा है विशिष्ट बालकों के प्रकार। उसमें जो पहला बालक था वो क्या था, शारीरिक रूप से जो असक्षम बालक होते हैं वो था, और दूसरा टॉपिक क्या चल रहा है, पिछड़े बालक। अब मैं ये रब कर देता हूं और फिर उससे आगे चलेंगे। एक बार इतना अगर आप मान नोट करना चाहोगे, देखना चाहोगे तो देख लो, उस वो साइड मैंने रब कर दी है ताकि मैं वहां पे आपको कुछ पढ़ा सकूं। तो पिछड़े बालक के बारे में आपको बताया क्या है और कैसे है। अब पिछड़े बालकों की अगर मैं एक डेफिनेशन दूं तो पिछड़े बालक वो हैं जो सामान्य बालकों की तुलना में जिनकी गति कम होती है। ये जो डेफिनेशन थी ये बर्ड के अनुसार थी, लेकिन जो एक सामान्य परिभाषा होती है वो क्या होती है, जिन बच्चों की सीखने की गति सामान्य बालकों की तुलना में क्या होती है, कम होती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, पिछड़े बालक कह देते हैं, और बैकवर्ड चिल्ड्रन उन्हें कह दिया जाता है। उसके बाद कुछ और भी डेफिनेशन है, जैसे एक डेफिनेशन है कि अगर किसी बच्चे की आयु 10 वर्ष है और 10 वर्ष की आयु का बच्चा अपने से पहली कक्षा का कार्य अगर नहीं कर पाता है तो भी उसे हम क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं। इसमें ये डेफिनेशन लिख देता हूं। ये जो बर्ड महोदय थे इनकी एक बुक है, इनकी एक किताब है, उस बुक का नाम भी है द बैकवर्ड चिल्ड्रन, द बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे की एज 10 वर्ष हो, 10 ईयर्स हो, लेकिन वो बच्चा 10 साल का होने के बाद अपने से कम आयु के बच्चों की तरह या उनकी गति की तरह काम नहीं कर पाता या उनका काम कर ही नहीं पाता, तो तब उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, पिछड़ा बालक है। लेकिन अगर मैं भारतीय परिवेश की बात करूं, इंडियन क्लाइमेट की बात करूं, तो ये आयु ना लीजिए, आप सीधा डेफिनेशन लीजिए कि अगर कोई बच्चा अपने से कम शैक्षिक वाले बच्चे का कार्य नहीं कर पाता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, पिछड़ा बालक है, वो बैकवर्ड चिल्ड्रन है। अब इस पिछड़े बालक की कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं कह लीजिए, कमियां कह लीजिए। क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो हेडिंग है विशेषताएं, जिससे हम इन्हें पहचान सकते हैं। कमियां कह सकते हैं, डिफेक्ट्स क्या क्या है, जिस सबसे भी आप जानना चाहो। तो पहली कमी तो यही है कि इन बच्चों की जो कमी हो, इन बच्चों की जो गति होती है, जो स्पीड होती है सीखने की, जो लर्निंग स्पीड है, वो सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है। तो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है। स्पीड कौन सी, लर्निंग स्पीड। जो अधिगम सीखने की जो गति होती है वो अन्य बालकों की तुलना में कम होती है। दूसरा, अभी मैंने आपको पढ़ाया है EQ, इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है, ये पॉइंट बना के लिख रहा हूं मैं आपको दोबारा से, कुछ चीजें रिपीट होंगी, कुछ नहीं आएंगी। इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है, एजुकेशनल कोशेंट,
वो 85 से कम होती है, इज लेस देन 85 अकॉर्डिंग टू बर्ड के अनुसार। ये दूसरी विशेषता या दूसरी कमी हो सकती है। तीसरा है, इनका जो व्यवहार होता है वो असमायोजित होता है। इनका जो व्यवहार है ये असमायोजित होता है। इन्हीं से बोला जाएगा कि इनका जो एनवायरनमेंट है, जो इनका बिहेवियर है, वो मैल एडजस्टेड होता है। क्यों? क्योंकि ये पिछड़े बालक हैं, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं कक्षा में जब बैठते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो ये बात एहसास होती है कि हम अन्य बालकों की तुलना में जब करते हैं तो उनके जैसे नहीं है, कहीं ना कहीं उनसे हम कम हैं। तो एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से ये उस क्लास के साथ या बच्चों के साथ समायोजित नहीं हो पाते और उन्हें ऐसा आभास होता है। उसके बाद निराशा का अनुभव होता है, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते, टाइम टू टाइम डीमोटिवेट ही रहते हैं, निराशा रहती है, डीमोटिवेटेड रहते हैं, पूरी कक्षा में पढ़ने में मन नहीं लगता। तो एक कुशल अध्यापक को चाहिए बच्चों कि इनका विशेष ध्यान रखा जाए, और ये जितने बच्चे होते हैं सब ये पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो ये पिछड़े बालक का टॉपिक खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट करेंगे, और बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि जो हमारा मेन हेडिंग चल रहा है वो क्या है, विशिष्ट बालकों के प्रकार। ठीक, उसके बाद अब तीसरा हेडिंग आएगा हमारा मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक, तो मैं रब कर देता हूं ये। तो जो पहला हेडिंग पढ़ा हमने, वो पढ़ा है शारीरिक रूप से असक्षम बालक। फिर दूसरा पढ़ा है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। और तीसरा पढ़ेंगे मंद बुद्धि बालक। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। नंबर 3, तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, मंद बुद्धि बालक। तो इसे बोल सकते हैं मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इस हेडिंग में भी किसका नाम आया है, बुद्धि का आया है। और जब जब बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का नाम याद आएगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटेलिजेंस क्वोशंट निकालना पड़ेगा, आईक्यू आपको निकालना पड़ेगा। जिस तरह से हमने अभी ईक्यू निकाला था, इस तरह से निकालना पड़ेगा आईक्यू। तो मंद बुद्धि बालक, मेंटल रिटार्डेड जो बालक होते हैं, ये क्या हैं और कैसे हैं, पहले हम इनकी बात करते हैं। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, जो इनका आईक्यू होता है, वो 80 से 89 के बीच में होता है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक के जो आंकड़े होते हैं अलग अलग होते हैं। मैं एक सामान्य रूप में बात कर रहा हूँ। अगर किसी बुक में आप पढ़ रहे हो कि भाई ये 70 होता है या 70 से भी नीचे होता है, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। बाकी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर किताबों में पढ़ी गई है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछी गई है। ठीक, तो आईक्यू अगर 80 से 89 के बीच में है तो इन्हें मंद बुद्धि वाला कह देते हैं, डल भी कह दिया जाता है, मेंटली रिटार्डेड भी कह दिया जाता है। तो ये इनकी पहचान हो गई। आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है, केवल मैंने लिख भी दिया है तो बार बार लिखना है नहीं सही। उसके बाद इनका जो मानसिक विकास है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो सीमित ही होता है। इनका जो मानसिक विकास है
मानसिक विकास सीमित होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो लिमिटेड होता है। ये सामान्य बालकों की तुलना में इनका जो मानसिक विकास है ऐसा नहीं कि होता ही रहेगा, एक समय के बाद रुक जाएगा या उसकी गति बहुत कम हो जाएगी। तो मन बुद्धि जो बालक है इनकी पहचान हो गई IQ निकाल के। उसके बाद सीखने में दूसरे बालकों की तुलना में पीछे ही रहते हैं, और ये जो होता है शारीरिक कारणों की वजह से होता है। मन बुद्धि बालक कहीं ना कहीं जन्म के समय कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से जो बुद्धि है, जो दिमाग है, उसका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता और वो बच्चे जो है मन बुद्धि बालक बन के रह जाते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं और शारीरिक भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मन बुद्धि बालक का मतलब यह है कि उनके जो बुद्धि का जो स्तर है वो सामान्य बालक की तुलना में कम होता जा रहा है। ठीक, तो इसमें हमने पहले भी पढ़ा है, ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहले हमने वही पढ़ा है कि जहाँ हमने IQ का टेबल सीखा था, तो वही सब चीज रिपीट होनी है यहाँ पे। तो इसके भी हम टाइप्स देखेंगे कि जो मन बुद्धि बालक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मन बुद्धि बालकों में बच्चों जो सबसे नंबर 1 आता है वो से कहते हैं मूढ़ बुद्धि, जिसे इडियट कह देते हैं। अब याद करके आप बताएं कि जो मूढ़ बुद्धि बालक हैं, जो इडियट हैं, तो जो उनकी बुद्धि लब्धि आई थी, जो उनकी IQ आई थी, वो कितनी थी और कैसे थी? अगर आप मुझे बता सकते हैं तो बताइएगा क्या है और कैसे है। तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था, ये मैंने शायद ये गलती लिख दिया, जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि को क्या कहते हैं? इडियट कहते हैं। तो वहां बताया गया था कि जो IQ होता है, जो बुद्धि लब्धि होती है, या तो 20 हो या 20 से कम हो। मैंने अभी आपसे कहा था कि बुद्धि आ गई है तो सारी जो चीजें बेस होंगी किस पे होंगी? IQ पे बेस होंगी। तो अगर किसी बच्चे का IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि 20 हो या 20 से कम हो, तब उसे हम क्या कह देते हैं? जड़ बुद्धि कह देते हैं, जो एक मन बुद्धि बालक का प्रकार है। उससे ऊपर मैंने क्या लिखा था आपको, अगर आप याद करके बताएंगे तो बताइए। उससे ऊपर जो नंबर आया था वो आया था हीन बुद्धि। हीन बुद्धि, ये उस टेबल की बात हो रही है जो हम कर चुके हैं। इसे बोलते हैं इम्बेकाइल। और इनका जो IQ होता है वो इसके बाद आएगा, यानी कि 20 से 59, 20 से अगर 59 तक IQ होता है तो उस बच्चे को हीन बुद्धि कह देते हैं या इम्बेकाइल कह देते हैं। उसके बाद अब आएगा मूढ़ बुद्धि, नंबर 3 या तीसरा प्रकार, मूढ़ बुद्धि, इसे कह देते हैं मोरोन। और इसका जो IQ होता है ये कहां तक आ गया था? 59 तक आ गया था। ये होता है 60 से 69, ये मूढ़ बुद्धि होती है, यानी कि मोरोन। उसके बाद फिर नंबर 4 आता है सीमांत मन बुद्धि। सीमांत मन बुद्धि, बॉर्डर लाइन, फीबल माइंडेड। और इनका जो IQ होता है इन बच्चों का वो होता है 70 से 79। तो आप समझ सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने टेबल बनाया था उसमें 9 एंट्री थी। 9 में से मैंने कहा था कि जो 5वीं एंट्री होती है वो बैलेंस पॉइंट होता है। तो उस बैलेंस पॉइंट से नीचे की 4 एंट्री ली गई है। तो एक तरह से आपको ये बताया गया कि जो मन बुद्धि बालक हैं उनके ये प्रकार होते हैं। पहले बताया गया मन बुद्धि बालक क्या होते हैं, फिर आपको बताया गया कि एवरेज तो इन्हें कह देते हैं, लेकिन जब हम प्रकार की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ रुके हैं? जाके 79 पे रुके हैं। तो लगभग 80 या 89 से जितने भी नीचे के बालक हैं
उन सबको हम क्या कह सकते हैं, मंद बुद्धि वाला कह देते हैं। अगर आप किसी एक ही टैग देना चाहते हैं तो 80 से 89 भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने टेबल में 80 से 89 को क्या लिखा था, डल ही लिखा था, है ना। और उससे नीचे जितने भी ये हैं ये सब मंदबुद्धि बालकों के प्रकार हैं। तो एक बार से दोबारा रिवाइज भी हो गए हैं। और कोई आपसे पूछे कि मंदबुद्धि बालकों के प्रकार कितने हैं और क्या क्या हैं, तो वो ये हैं। इन्हें आप इनके आयु के साथ इन्हें याद रखें। उसके बाद कुछ और भी शब्द आएंगे अभी, उन्हें भी हमें सीखना है, लेकिन इस पीरियड का समय हो चुका है तो अब नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। इसी से आगे हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा है। अभी ये फर्स्ट पार्ट मान के चले आप इसका, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू।